हेलो स्टूडेंट्स, सिद्धिविनायक एजुकेशनल स्टडी चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं मदन सर। आज हम ग्रामर के एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पे चर्चा करेंगे। टॉपिक का नाम है प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन। सबसे पहले तो हम जो भी टॉपिक करने जा रहे हैं, जो भी चीज़ करने जा रहे हैं, हमें उसका शाब्दिक अर्थ पता होना चाहिए। उसका शाब्दिक अर्थ क्या है, उसकी वैल्यू क्या है, उसका कहाँ प्रयोग होता है, उसका किसी भी क्षेत्र में जहाँ उसका प्रयोग हो रहा है उसमें उसका क्या महत्व है। तो इस प्रकार से ये प्रेपोजिशन शब्द जो है वो दो शब्दों से मिलकर बना है, प्रे प्लस पोजिशन। प्रे का मतलब होता है पूर्व का और पोजीशन का मतलब स्थान, यानी इसका पूरा अर्थ होता है पूर्व का स्थान। पूर्व का स्थान से हमें अब पूरा चीज अभी क्लियर नहीं हुई है। मतलब ये है कि ये वे शब्द होते हैं जो किसी भी स्टेटमेंट में, किसी भी सेंटेंस में नाउन, प्रोनाउन आदि से पहले लग करके उस वाक्य का रुख तय करते हैं, उस स्टेटमेंट का रुख तय करते हैं, या वो चीज जिसके बारे में बात हम कर रहे हैं उसका उस नाउन के साथ इसका क्या संबंध है, आपस में दोनों का संबंध क्या है, इस चीज को क्लियर करता है। कोई भी वाक्य की हम बिना प्रेपोजिशन के कल्पना ही नहीं कर सकते, परिकल्पना ही नहीं कर सकते। अगर प्रेपोजिशन वाक्य में हटा देते हैं तो वाक्य अर्थविहीन हो जाता है, उसका कोई अर्थ नहीं रहता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारे लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रेपोजिशन कौन कौन सी हैं जिनके बारे में हम चर्चा करेंगे। इन मुख्य प्रेपोजिशन के बारे में मैं लिखता हूं। जैसे सबसे पहले बात करते हैं हम ऑन, अपॉन, इन, इनटू, बिटवीन, अमंग, थ्रू, फॉर, सिंस, फ्रॉम, टू, अंडर, बिलो, अंडर, बिलो। ये कुछ प्रेपोजिशन हैं जिनके बारे में हम यहां पर चर्चा करेंगे। मैंने दो दो ऐसे शब्द साथ लिखे हैं जिनका हिंदी अर्थ अगर बनाते हैं तो सेम होता है, लगता है अर्थ सेम है, बट जब हम उनका प्रयोग करेंगे वास्तविक रूप से सेंटेंस के अंदर तो दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस हमें पता लगेगा। जैसे हम बात करेंगे सबसे पहले ऑन और अपॉन की। अगर हम इसमें हिंदी में इसका अर्थ देखें तो एक ही है, ऊपर। ऑन मीन्स भी ऊपर, अपॉन मीन्स भी ऊपर। इट मीन्स दोनों का अर्थ सेम हो गया, ऊपर। लेकिन जब हम स्टेटमेंट के अंदर ऑन या अपॉन लगाएंगे तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ जाएगा, बहुत ज़्यादा फर्क पड़ जाएगा। स्टेटमेंट में ही बहुत ज़्यादा बदलाव हो जाएगा। ऑन का मतलब होता है ऊपर, अपॉन का ऊपर, लेकिन इनका प्रयोग करेंगे उसमें बहुत डिफरेंस है, बहुत भिन्न है। ऑन कोई भी एक चीज दूसरी चीज के ऊपर पड़ी है, वो उसे स्पर्श कर रही है, वो उसे स्पर्श कर रही है और स्थिर अवस्था में है, ऐसी स्थिति में हम ऑन का प्रयोग करते हैं। दूसरा अपॉन, जब एक चीज दूसरी चीज के ऊपर गतिमान अवस्था में हो, मोशन हो, गति हो, ऐसी स्थिति में हम
अपॉन का प्रयोग करते हैं। इसी में एक और होता है अबव। इसका मतलब भी शाब्दिक अर्थ तो यही है ऊपर, लेकिन इसमें और इसमें बहुत ऑन अपॉन और अबव में काफ़ी डिफरेंस है। अबव का प्रयोग हम करेंगे कोई भी चीज़ हैसियत में ऊपर या सामने हमारे ऊपर है, जो हमें ढक रही है, ठीक है, ठीक है, तो ऐसी स्थिति में किसका प्रयोग करेंगे? हम अबव का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो इन तीनों का मैं आपको अलग अलग सेंटेंस लिख करके अर्थ समझाऊंगा। सबसे पहले मैं लिखता हूं, राम इज सिटिंग ऑन द टेबल। क्या लिखा है मैंने? राम इज सिटिंग ऑन द टेबल। कैट jumped upon the table. The sky is above us. ऑन का मतलब ऊपर है, अपॉन का ऊपर है, अबव का ऊपर है। लेकिन तीनों स्टेटमेंट पढ़िए, तीनों सेंटेंस पढ़िए, कितना डिफरेंस आएगा। राम इज सिटिंग ऑन द टेबल, राम मेज पर बैठा है, उसे स्पर्श कर रहा है, उसे टच कर रहा है, इसलिए यहां किसका प्रयोग हुआ? ऑन का प्रयोग हुआ। कैट जंप्ड अपॉन द टेबल, बिल्ली ने मेज के ऊपर छलांग लगाई, यानी टच नहीं कर रही है, वो उसको उसके ऊपर से गतिमान अवस्था में है, मोशन है, गति है। तो गतिशीलता के लिए हम अपॉन शब्द का प्रयोग करेंगे, अपॉन प्रेपोजिशन का प्रयोग करेंगे। थर्ड में लिखा है द स्काई इज अबव अस, आसमान हमारे ऊपर है। कोई भी चीज जब बिल्कुल हमारे ऊपर हो, फैन इज अबव, देयर वाज ए फैन अबव हिम, द स्काई इज अबव अस। तो ऐसी स्थिति में ऊपर की स्थिति को दर्शाने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? अबव का प्रयोग करते हैं। इसमें एक शब्द और भी आता है, ओवर। ओवर, ओवर, ओवर का मतलब होता है जब एक चीज दूसरी चीज को संपूर्ण रूप से ढकती है, संपूर्ण रूप से ढकती है। जैसे पुट ए क्लॉथ ओवर दिस बुक, पुट ए क्लॉथ ओवर दिस बुक, इस किताब के ऊपर कपड़ा रख दो या इस किताब को कपड़े से ढक दो। जब कोई चीज दूसरी चीज को ढक रही है, बिल्कुल ऊपर है उसके, ऐसी स्थिति में हम ओवर का प्रयोग करते हैं। इसके अलावा ओवर का प्रयोग हम कोई भी चीज निकल जाए, जो एलिजिबिलिटी है उससे वो ऊपर हो जाए, जैसे हम कहते हैं वो ओवरेज हो गया। तो एज, उम्र निकल जाती है, बड़ी हो जाती है, कोई भी चीज के लिए एलिजिबिलिटी खत्म हो जाती है, ऐसी स्थिति में भी हम ओवर का प्रयोग कर देते हैं। ये हो गया ऑन, अपॉन, अबव और ओवर का प्रयोग। ये चारों का अर्थ अगर सिंबल देखें, शाब्दिक अर्थ देखें तो सेम है, लेकिन मैंने 4 स्टेटमेंट लिखे हैं, 4 वाक्य लिखे हैं, चारों के अंदर अलग अलग इनका प्रयोग हुआ है। चारों वाक्यों का अर्थ बिल्कुल अलग है, स्थितियां बिल्कुल अलग है। तो शाब्दिक अर्थ से मतलब नहीं है, इंग्लिश प्रेपोजिशन का प्रयोग स्टेटमेंट का अर्थ बदल देती है, पूरा का पूरा वाक्य का अर्थ ही बदल देती है। इसलिए इनका अंग्रेजी ग्रामर के अंदर प्रेपोजिशन का बहुत ज़्यादा महत्व होता है। किसी भी स्टेटमेंट की रूपरेखा तय करने में इनका बहुत ज़्यादा महत्व होता है। तो ये हमने बात की है ऑन, अपॉन, अबव और ओवर की। इसके बाद हम बात करेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रेपोजिशन है, इन और इनटू।
इन और इनटू। अब इनका शाब्दिक अर्थ देखेंगे सेम ही है अंदर, लेकिन जब इनका हम प्रयोग करेंगे तो बहुत ज्यादा डिफरेंस है। दोनों की स्थितियां बता देता हूं। जब एक चीज दूसरी चीज के अंदर पहले से समाहित हो, ऐसी स्थिति में हम इनका प्रयोग करेंगे। जैसे जय सिंह is sitting in this room. जय सिंह is sitting in this room, अर्थात पहले से ही विद्यमान है, पहले से ही वो चीज अंदर है, वो जिसके बारे में बात कर रहे हैं वो चीज अंदर है। ऐसी स्थिति में हम किसका प्रयोग करेंगे? इनका प्रयोग करते हैं। लेकिन कोई भी चीज जब गतिमान अवस्था में दूसरी चीज में प्रवेश करती है, एंटर करती है, ऐसी स्थिति में हम इनटू का प्रयोग करते हैं। जैसे मिस्टर मदन एंटर्ड इनटू द रूम। श्रीमान मदन ने कमरे में प्रवेश किया। तो जब गतिमान अवस्था में हो, मूवमेंट हो, ऐसी स्थिति में हम इनटू का प्रयोग करते हैं। स्थिर अवस्था में पहले से ही कोई अंदर हो चीज तो हम इनका प्रयोग करते हैं। जैसे पेन इज इन माई पॉकेट, माई डायरी इज इन माई पॉकेट। तो ऐसी स्थिति में इनका प्रयोग हम करेंगे। गतिमान स्थिति, गतिशीलता जिसमें हो, उसमें हम इनटू का प्रयोग करेंगे। जैसे द चाइल्ड फेल इनटू द रिवर। द चाइल्ड फेल इनटू द रिवर, गति हुई है, गतिशीलता है, गति से ही वो अंदर गिरा है। बच्चा नदी में गिर गया। ये है इन और इनटू का प्रयोग। इसके अलावा इनटू का प्रयोग हम रूप परिवर्तन में भी करते हैं। रूप परिवर्तन, रूप परिवर्तन कोई भी चीज का हो सकता है। जैसे भाषा का हम ट्रांसलेट करते हैं, कहते हैं ट्रांसलेट दीज सेंटेंसेस इनटू इंग्लिश। आइस मेल्ट इनटू वाटर, बर्फ किस में बदल गई? पानी में। या वाटर चेंज इनटू आइस। तो कोई भी चीज का रूप परिवर्तन होता है, ऐसी स्थिति में हम इनटू का प्रयोग करते हैं। लेकिन एक चीज इसमें दिखते हैं, कई बार बिल्कुल ही रूप परिवर्तन होता है। जैसे बटर का उदाहरण लेते हैं, ठीक है, बटर मेड फ्रॉम मिल्क। ऐसी स्थिति में हम इनटू का प्रयोग नहीं करते, फ्रॉम का प्रयोग करते हैं, जिसमें सारी रासायनिक क्रिया ही, केमिकल रिएक्शन ही चेंज हो जाता है। ऐसी स्थिति में हम उसमें फ्रॉम का प्रयोग करते हैं। बाकी ऐसे साधारण परिवर्तन में हम इनटू का प्रयोग करते हैं। गतिमान अवस्था में इनटू का प्रयोग करते हैं, स्थिर अवस्था में हम इनका प्रयोग करते हैं। तो हमने यहां पर ऑन, अपॉन, अबव, ओवर, इन, इनटू का प्रयोग हमने किया है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है इसमें वो है बिटवीन एंड अमंग। बिटवीन, अमंग, बिटवीन, अमंग, दोनों का शाब्दिक अर्थ एक ही है, बीच में। बिटवीन मीन्स भी बीच में, अमंग मीन भी बीच में। अब जब स्टेटमेंट लिखेंगे तो बहुत ज्यादा चेंजिंग आ जाएगी। दोनों को मैं अलग अलग क्लियर कर देता हूं। सबसे पहले बात करता हूं मैं बिटवीन की। जब कोई भी चीज एक्स वाई दो के बीच में हूं, एक्स वाई के बीच में हूं, ये कोई चीज है, ये एक्स है, ये वाई है,
दो के बीच में कोई भी चीज स्थित है, सिचुएटेड है, ऐसी स्थिति में हम बिटवीन प्रेपोजिशन का प्रयोग करते हैं। चाहे वो दो लोगों से घिरी हुई हो, चाहे दो वस्तुओं से घिरी हुई हो, चाहे दो रूम के बीच में हो, चाहे दो गलियों के बीच में हो, चाहे दो घरों के बीच में हो, कहीं भी ऐसी जब चीज कोई भी दो के बीच में स्थित होती है, सिचुएटेड होती है, ऐसी स्थिति में हम बिटवीन का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है अमंग। जब कोई चीज दो से अधिक के बीच में, 3, 4, 5 के बीच में घिरी हो, ऐसी स्थिति में हम अमंग का प्रयोग करते हैं। अर्थात कोई भी चीज दो चीजों से घिरी हो, बिटवीन का प्रयोग करेंगे। दो से अधिक, 3, 4, 5, 100, 1000 के बीच में घिरी हो, ऐसी स्थिति में अमंग का प्रयोग करेंगे। इनके उदाहरण लिखता हूं, ध्यान से देखिएगा इनको। राम इज स्टैंडिंग बिटवीन सीता एंड सरिता। राम इज स्टैंडिंग बिटवीन सीता एंड सरिता। बिटवीन लगाया है, कारण कितने लोगों से घिरा हुआ है राम? दो लोगों से। जब कोई भी चीज दो के बीच में स्थित हो, ऐसी स्थिति में हम किसका प्रयोग करेंगे? बिटवीन का। इसी में अगर मान लो हम देते, कई बार ऐसे वाक्य आ जाता है, मान लो राम इज स्टैंडिंग बिटवीन टू गर्ल्स, ये दे दिया। हमने यहां बिटवीन लगाया किस कारण से? टू के कारण से, क्योंकि राम दो लड़कियों से घिरा हुआ है, दो लड़कियों के बीच में घिरा हुआ है, इसलिए हमने यहां पर बिटवीन का प्रयोग किया है। तो जब कोई भी चीज दो के बीच में स्थित हो, ऐसी स्थिति में हम बिटवीन का प्रयोग करेंगे। ठीक है। अगर कोई चीज को दो से अधिक के बीच में हो, उसको डिस्ट्रीब्यूट करना हो, बांटना हो, बीच में हो, ऐसी स्थिति में हम अमंग का प्रयोग करेंगे। टीचर इज स्टैंडिंग अमंग द स्टूडेंट्स। टीचर इज स्टैंडिंग अमंग द स्टूडेंट्स। अध्यापक छात्रों के बीच में खड़ा है। यहां पर कोई संख्या नहीं है, न दो है न और है, तो दो है होता तो तुम बिटवीन लगाते। सीधी संख्या दी है, प्लूरल नेम दिया है, इसलिए यहां पर किसका प्रयोग करेंगे? अमंग का प्रयोग करेंगे। इसी को मैं और लिख दूं, मान लो टीचर इज स्टैंडिंग अमंग 5 बॉयज। हमने 5 लिखा है, तो भी हमने किसका प्रयोग किया? यहां पर अमंग का प्रयोग किया है, अमंग 5 बॉयज। तो इस प्रकार से हमने ऑन, अपॉन, ओवर, अबव, इन, इनटू, बिटवीन और अमंग का प्रयोग हम कंप्लीट कर चुके हैं। नेक्स्ट जो हमारा है वो है थ्रू का प्रयोग। थ्रू का प्रयोग। थ्रू का मतलब होता है में से। तो कोई भी चीज जब किसी घनी चीज में से गुजरती है, ऐसी स्थिति में हम थ्रू का प्रयोग करते हैं। जैसे मैं कहता हूं द लॉयन केम थ्रू ए थिक फॉरेस्ट। शेर कहां से गुजर के आया? शेर घने जंगल से गुजर के आया। द थीफ केम थ्रू द विंडो। चोर घर में कैसे घुसा? चोर जो है वो खिड़की से अंदर घुसा।
खिड़की के बीच में से घुसा, के में से होकर जब भी कोई चीज का अर्थ देना हो, हमने दे रहा हो कोई वाक्य, ऐसी स्थिति में बेटे थ्रू का प्रयोग हम लोग करते हैं। इसके बाद जो हमारी अगली प्रेपोजिशन है वो है अंडर और बिलो। अंडर और बिलो, अंडर बिलो। अब इसका भी अगर हम दोनों का शाब्दिक अर्थ देखेंगे, इनका एक ही है, नीचे। नीचे अंडर का मतलब ही नीचे, बिलो का नीचे। लेकिन जब स्टेटमेंट लिखेंगे, जब हम वाक्य देखेंगे, तो अंडर अपना कुछ अलग अर्थ दे रहा होगा, बिलो कुछ अलग अर्थ दे रहा होगा। इनको अलग अलग वाक्य पढ़ करके देखते हैं। जैसे शी वॉज सिटिंग अंडर द टेबल, शी वॉज सिटिंग अंडर द टेबल, वी आर स्टैंडिंग अंडर द ब्रिज, वी आर स्टैंडिंग अंडर द ब्रिज। हम पुल के नीचे खड़े हैं, वह मेज के नीचे बैठी हुई है। जब एक चीज दूसरी चीज के नीचे स्थित हो, ऐसी स्थिति में हम किसका प्रयोग करते हैं? अंडर का प्रयोग करते हैं। लेकिन जब आयु या किसी की क्वालिटी दर्शानी हो, किसी की एबिलिटी दर्शानी हो, उसमें अंडर का प्रयोग नहीं करेंगे। अगर श्रेणी दिखानी हो, उस समय बेटे अंडर का प्रयोग नहीं होगा, बिलो का प्रयोग होगा। किसी भी चीज का स्टैंडर्ड दिखाना हो, स्टैंडर्ड तो समझते हैं आप लोग, स्टेटस समझते हो आप लोग, उसको जब इंगित करना हो, ऐसी स्थिति में अंडर का प्रयोग न करके बिलो का प्रयोग करते हैं। किसी भी एज का अनुमानित आयु बतानी हो, ऐसी स्थिति में हम बिलो का प्रयोग करते हैं। जैसे पद की बात आती है, पद में अगर कोई छोटा हो, नीचे हो, उस स्थिति में भी हम किसका प्रयोग करते हैं? बिलो का प्रयोग करते हैं। ठीक है। ही वर्क्स इसको लिखिए, हिज वर्क इज बिलो स्टैंडर्ड। हिज वर्क इज बिलो स्टैंडर्ड। उसका काम है जो है वो निम्न स्तर का है। जब स्तर की, जब लेवल की, जब नीचे का लेवल या स्तर हमने बताना है, ऐसी स्थिति में हम अंडर का प्रयोग नहीं करते, हम बिलो का प्रयोग करते हैं। मान लो हमारे सामने कोई लड़की खड़ी है, हमने उसकी अनुमानित आयु बतानी है, उसकी आयु लगभग ये है और इतने सन से वो छोटी है, ऐसी स्थिति में भी हम बिलो का प्रयोग करेंगे। जैसे मैं कहता हूं सी इज बिलो 18, सी इज बिलो 18, वह 18 साल से छोटी है। अनुमान से हम बता रहे हैं, आइडिया बता रहे हैं भी उसका स्तर, उसका लेवल, उसकी आयु जो है वो 18 से कम है। ऐसी स्थिति में हम बिलो का प्रयोग करते हैं। अंडर और बिलो में ये फर्क है। आप मान लो 10th का पेपर देने जा रहे हैं और उस पेपर में आगे जाकर के आपको 7वीं 8वीं स्टैंडर्ड के क्वेश्चन मिलते हैं। जब आप बाहर निकलोगे तो आप क्या कहोगे? द पेपर वॉज बिलो स्टैंडर्ड, द पेपर वॉज बिलो स्टैंडर्ड, द पेपर वॉज बिलो स्टैंडर्ड। यानी जो प्रश्न पत्र है उसका स्तर बहुत निम्न है, प्रश्न पत्र का स्तर बहुत निम्न है। ये चीजें हमने मतलब इन चीजों को दर्शाने के लिए, इस प्रकार के स्तर को, लेवल को दर्शाने के लिए, निम्न स्तर को दर्शाने के लिए हम अंडर का प्रयोग नहीं करते,
हम बिलो का प्रयोग करते हैं। अगला जो आता है वो प्रेपोजिशन है सिंस तथा फॉर का प्रयोग। सिंस तथा फॉर का प्रयोग। ये जो दोनों प्रेपोजिशन हैं ये टाइम को इंगित करती है। ये जो भी टाइम को इंगित करने वाले शब्द हैं उनके साथ इनका प्रयोग होता है, लेकिन अर्थ तो सेम ही है। फॉर सिंस का मतलब एक ही है से, लेकिन दोनों का जब प्रयोग करेंगे, जब इसको यूज में लाएंगे, ऐसी स्थिति में दोनों का प्रयोग में बहुत भिन्नता है। जो सिंस की बात करेंगे तो इसका जो प्रयोग करेंगे वो हम कोई भी वाक्य में पॉइंट ऑफ टाइम जो शब्द दिया उसके साथ इसका प्रयोग करेंगे। पॉइंट ऑफ टाइम का मतलब है कि कोई भी कार्य कब शुरू हुआ है उसके शुरू होने का निश्चित फिक्स समय, इसे बोलते हैं हम पॉइंट ऑफ टाइम। दूसरी बात करते हैं हम फॉर की। तो जो फॉर है इसका प्रयोग पीरियड ऑफ टाइम को इंगित करने वाले शब्दों से पहले होता है। ठीक है, दोनों का अलग अलग बताऊंगा। पॉइंट ऑफ टाइम में आ जाता है यस्टरडे 12 o'clock, मंडे अप्रैल 15, 10 जुलाई 2019, ये पॉइंट ऑफ टाइम आ गया। जब पॉइंट ऑफ टाइम की बात होगी उसमें हम सिंस का, इसमें मंथ का नाम भी हो सकता है, कोई फिक्स डेट भी हो सकती है, फिक्स ईयर भी दे सकते हैं, मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग, नाइट ये भी दे सकते हैं, यस्टरडे दे सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में इसको बोलेंगे पॉइंट ऑफ टाइम। तो जो भी पॉइंट ऑफ टाइम को इंगित करने वाले शब्द हैं, उन स्टेटमेंट हैं, उनमें सिंस का प्रयोग करते हैं। पीरियड ऑफ टाइम का मतलब होता है 4 दिन से, 6 महीने से, 10 घंटे से, 15 वर्षों से, ऐसी स्थिति को हम बोलेंगे पीरियड ऑफ टाइम। तो फॉर का प्रयोग हम पीरियड ऑफ टाइम में करेंगे, जबकि सिंस का प्रयोग हम पॉइंट ऑफ टाइम दर्शाने के लिए करेंगे। मैं यहाँ पर वाक्य लिख रहा हूँ, जैसे आप लिखो, एक ही वाक्य में मैं सिंस और फॉर दोनों का प्रयोग करूँगा, आप उसको समझ जाओगे। मिस्टर मदन हैज़ बीन टीचिंग अस सिंस 2007. Mr. Madan is teaching, Mr. Madan has been teaching us since 2007. बिल्कुल पॉइंट ऑफ टाइम दे दिया। श्रीमान मदन हमें कब से पढ़ा रहे हैं? 2007 से पढ़ा रहे हैं। बिल्कुल पॉइंट ऑफ टाइम है। अगर इसी वाक्य को अगर मैं लिख दूं, मिस्टर मदन हैज बीन teaching us for 13 years. Mr. Madan has been teaching us for 13 years. श्रीमान मदन हमें 13 सालों से पढ़ा रहे हैं। तो जब लगभग अवधि आ जाती है, अवधि आती है, तो ऐसी स्थिति में ऐसे शब्दों से पहले फॉर का प्रयोग करते हैं, और जब पॉइंट ऑफ टाइम आता है तब हम सिंस का प्रयोग करते हैं। आई हैव बीन रीडिंग इन दिस स्कूल सिंस जुलाई 2015। मैं इस स्कूल में जुलाई 2000 से पढ़ रहा हूं या पढ़ रही हूं। ये हो गया पॉइंट ऑफ टाइम। इसी को मैं लिखता हूं, आई हैव बीन रीडिंग इन दिस स्कूल फॉर 5 years. I have been reading in this school
5 ईयर्स। जब 5 ईयर्स आ गया तो ये पॉइंट ऑफ टाइम हो गया, पीरियड ऑफ टाइम हो गया। पीरियड ऑफ टाइम होते ही हम 4 का प्रयोग करेंगे। इस प्रकार से कोई भी समयावधि हो तो पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस और पीरियड ऑफ टाइम के लिए हम 4 का प्रयोग करते हैं। ये आपका हो गया सिंस और फॉर। अब हम बात करेंगे, एक छोटी सी प्रेपोजिशन और बची है, वो है फ्रॉम टू। अगली है छोटी सी एक फ्रॉम और टू। फ्रॉम का मतलब होता है से, टू का मतलब होता है तक। तो कोई भी कार्य शुरू होता है, उस शुरुआत वाले सब जो भी शब्द होते हैं उनके साथ फ्रॉम, और जब तक वो कार्य होता है उसके स्थान वहां पर हम लगाते हैं टू का प्रयोग करते हैं। जैसे ही वर्क्स इन ए फैक्ट्री फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग। वह फैक्ट्री में सुबह से शाम तक काम करता है। जैसे ही वर्क्स इन द फैक्ट्री फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग। वह सुबह से शाम तक क्या है, काम करता है। कहाँ? फैक्ट्री में। आवर स्कूल runs from 8 AM to 2:00 PM। हमारा स्कूल सुबह 8 बजे से 2 बजे तक लगता है। This rod leads from Tibbi to हनुमानगढ़। ये सड़क टिब्बी से हनुमानगढ़ को जाती है। तो जहां से स्टार्ट होता है उसके साथ फ्रॉम, और जहां तक ये समाप्त होता है उसके साथ हम टू प्रेपोजिशन का प्रयोग करते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, आज हमने एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पे चर्चा की है, प्रेपोजिशन। सभी मैंने एक एक को एग्जाम्पल के साथ इनको सबको समझाया है। उम्मीद करता हूँ कि बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गई होगी। फिर भी कोई इसमें क्लैरिफाई हो तो हम और इसको और अच्छे से इसको दोबारा समझाने का प्रयास करेंगे। इसको बहुत अच्छे से आप पढ़िए, लर्न कीजिए। आशा ही नहीं, विश्वास है आप लोगों को ये बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी। धन्यवाद।